तो गाइज अब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ क्या, केयूरी का मार्कशीट। सी हाउ मच शी हैज सिक्योर इन लॉ इज 91, कितने 91 मार्क्स सिक्योर किए थे, ठीक है। और वन ऑफ माई स्टूडेंट, मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि क्यों इंस्टीट्यूट मजबूर हो गई थी उसको 91 मार्क्स देने के लिए, एंड इट वाज ऑल इंडिया हाईएस्ट, है ना। एंड नाउ शी इज़ इन सी ए फाइनल। आने वाले समय में वो अपनी एग्ज़ाम देने वाली है। सो वेरी सुन शी इज़ गोइंग टू क्लियर इवन एग्जामिशन शी सिक्योर इन द सी ए इंटर लेवल एज वेल, ठीक है। तो सर अब क्या ऐसा सीक्रेट है और उसने कैसे ऐसे मार्क लाए, तो आई एम गोइंग टू रिवील यू हर मार्कशीट। जस्ट होल्ड ऑन। इसकी जो मार्कशीट है ये हमारे पास एनालिसिस के लिए है। सर यू माइट सी, सर 80 तो है वो। तो बेटा पहले क्या था ना, पहले द पेपर वॉज डिवाइडेड इनटू लॉ एज वेल एज बीसीआर। तो लॉ में उसको जो मार्क मिले हुए ना वो 60 में से 58 मिले हुए हैं। एंड ग्रेसिंग मार्क होते हैं कहीं कहीं पे, यू माइट अवेयर। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये तो छोड़ दो। सी क्वेश्चन नंबर, लिखने का तरीका देखो उसका, और जस्ट होल्ड ऑन, किस तरीके से उसने अपने आंसर को प्रेजेंट किया हुआ है। मैं केस स्टडी बेस्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले प्रोविजन ऑफ द लॉ, प्रोविजन ऑफ द लॉ उसने लिखा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है, काफ़ी बार बच्चा है ना क्वेश्चन नंबर जो होता है वो यहाँ पे लिखता है, यहाँ पर। और लास्ट में जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ जाते हो ना, आप ये भूल जाते हो कि यार सर हमने क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं लिखा, अच्छा हमने सही लिखा हमने गलत लिखा है। तो वेन एवर यू स्टार्ट द आंसर, जो सबसे पहली चीज़ मैंने बोली थी बच्चों को क्लास के अंदर, आप मिडल में क्या लिखो, आपका क्वेश्चन नंबर लिखो कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 का मैं बी सॉल्व करने जा रही हूँ, ठीक है। सर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, प्रोविजन ऑफ द लॉ लिखा। अब मैंने आपको एक बात बोला था कि एग्जामिनर जो है ना वो किस मूड में रहेगा, कैसे वो आपके पेपर चेक करता है, दैट यू नेवर नो। और शायद ऐसा भी हो सकता है ना कि आपकी सारी लैंग्वेज सही नहीं होगी, लेकिन देर आर कीवर्ड्स जो आपने लिखे हैं। तो डोंट यू थिंक आपको अपने एग्जामिनर का अटेंशन खींचना खींचना पड़ेगा। तो बेटा वो यहाँ पे उसने क्वेश्चन वॉज बेस्ड अपॉन नॉमिनी, समझ में आ रहा है। तो इसने अंडरलाइन किया सर नॉमिनी इज़ वन ऑफ द कीवर्ड उसके क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा उसने क्या बोला, सर वो इंडिविजुअल होना चाहिए, मतलब जो सोल मेंबर का कंडीशन है वैसे ही। साथ ही साथ में सर वो क्या होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। और 182 डेज का तब कंडीशन था, फिर वो 120 डेज का हुआ है, अब तो सिटीजनशिप क्या होगी ना। और सर नॉमिनी अपनी कंसेंट को कभी भी विड्रॉ कर सकता है, इवन मेंबर चाहे तो वो नॉमिनी को चेंज कर सकता है। लेकिन इसको हम अल्टर, देखो नॉट के नीचे भी अंडरलाइन किया, इट विल नॉट कंसिडर अमाउंट ऑफ अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या समझ में आ रहा है क्या, इतने बेसिक लेवल पे आपने प्रोविजन ऑफ द लॉ को रखा है। अच्छा आप इन्हीं चीज़ों को पॉइंटर में भी रख सकते होते, एंड वो और भी अच्छा रहता है, बट ठीक है। बेटा मैंने आपको बोला था फैक्ट जितना कम दे सकते हो उतना कम लिखना चाहिए। देखो कितने इसमें, जस्ट बिकॉज फैक्ट लिखना इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट, इट इज़ अ चेरी ऑन द केक। ऐसा नहीं है कि अपने को केक के ऊपर चेरी नहीं दिखी ना तो अपन खाएंगे नहीं केक को, अपन बोलेंगे हट बेकार है। नहीं, खाना तो तभी अच्छा लगता है केक, बट चेरी लगी तो और थोड़ा स्पेशल हो जाता है। मेरे बर्थडे के दिन तुम लोगों ने क्या किया था, चाहते थे तो नॉर्मल केक लेकर आ सकते थे मेरे लिए, लेकिन तुमने कैसा केक लाया बाकायदा, सब दूर से किट कैट लगा लगा के लाई ना तुम लोगों ने। काय को लाया, सर वो अच्छा लगता ना आपको, हाँ अच्छा लगता। बेटा तुम मेरे लिए इतना ध्यान में रखते हो, ये तुम्हारा पेपर है, तुम्हारे एग्जामिनर के लिए तुमको क्या क्या नहीं करके, मतलब सब कुछ परोस के देने का है उधर उसको, समझ में आ रहा है। सो नॉमिनीज इज अ ओपीसी एज अ लिविंग इंडिया परमानेंटली। तो फिर उसके बेसिस पे कंक्लूजन 1 अंडरलाइन किया, कंक्लूजन 1 को अंडरलाइन किया, कंक्लूजन 2, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कभी कभी दो दो क्वेश्चन आते हैं ना, तो और दोनों भी कॉमन थे तो प्रोविजन एक बार लिख दिया सीधा सीधा। अगर मान लो दो अलग प्रोविजन लिखना था तो वो क्या करती, प्रोविजन 1 कंक्लूजन 1, प्रोविजन 2 कंक्लूजन 2। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो आपने आंसर राइटिंग तो किया है, लेकिन जब ऐसा पेपर रहेगा तो एग्जामिनर के हाथ से मार्क छूटेंगे, एंड यू सेट अ स्टैंडर्ड फॉर रेस्ट ऑफ द क्लास। चलो सर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सी क्वेश्चन 1 का सी किया उसने, अगर आप देखो तो पहला कौन सा किया था उसने, क्वेश्चन 1 का बी। अब आगे सी, सी पे क्या, अच्छा ए के ऊपर 3-4 क्वेश्चन थे। एज फर 26 अंडरलाइन कर लिया। व्हेन यू नो द सेक्शन यू मस्ट अंडरलाइन इट, समझ में आ रहा है। व्हेन यू नो एनी नंबर्स यू मस्ट अंडरलाइन इट, समझ में आ रहा है आप लोगों को।
सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, रिक्स इज अ प्राइमा फेसिया फॉलो दी ओनरशिप, मतलब रिक्स पासेस विद द प्रॉपर्टी बोलते हैं ना हम लोग, यस सर। सेकंड, until the property is passed on the buyer the goods remain, किसकी रिक्स होती है, सेलर की रिक्स होती है जब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होती है। द प्रॉपर्टी वन द प्रॉपर्टी इज अ पास, एक बार पास हो गई टू बायर, तो रिक्स ऑल्सो पासेस टू बायर इररिस्पेक्टिव कि उसने पेमेंट किया है, गुड्स का पोजीशन उसको मिला है नहीं मिला है। बट अब रिक्स फॉलो द ओनरशिप, थंब लाइन, आर यू अंडरस्टैंडिंग, एक ही चीज है बट उसको भी पॉइंटर में डाल डाल के लिखा है ये बंदी ने। बेटा तुम समझो, तुम किसी एरे गहरे नत्थु गहरे का पेपर नहीं देख रहे हो, तुम ऐसी बंदी का पेपर देख रहे हो जो ऑल इंडिया हाईएस्ट थी लॉ के अंदर उस अटेम्प्ट की, समझ में आ रहा है। और मेरे को नहीं लगता उसके बाद में 91 किसी ने लाया है इंस्टीट्यूट में फिर से। तो मेरे लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था वो, यार अपनी क्लास की बच्ची और मेरी पहली मतलब सेकंड बैच की स्टूडेंट थी वो, पहली बैच में 87 लाए थे रुचि जैन ने, शी वॉज ऑल्सो टॉपर, ठीक है। फिर इसके 3 एक्सेप्शन मैंने आपको बताए थे। अच्छा बिना देखे याद करो 3 एक्सेप्शन क्या था, कि बायर और पार्टनर, जो बायर और सेलर दे में डिसाइड अदरवाइज, या फिर आप बायर ओनर तो बन गया है लेकिन पोजीशन अभी भी सेलर के पास है, देन ही शुड एक्ट लाइक अ बेली, ही शुड टेक केयर ऑफ द गुड्स लाइक गुड्स बिलोंग टू हिम। याद आ रहा है आप लोगों को, सारी बातें मैंने आपको बताई थी, बस वही सारी बातें। व्हेन देयर इज अ, या फिर डिले होता है तो बिकॉज ऑफ द फॉल्ट जिसका होगा, देखो अंडरलाइन किया, डिले फॉल्ट, तो जिसका फॉल्ट उस पार्टी का रिक्स। फिर पोजीशन किसी और के साथ है ना, तो ऐसे वाले केस में यू शुड लाइक एक्ट लाइक अ बेली, कब, जब पोजीशन सेलर के पास है और ओनरशिप बायर के पास है। लेकिन मानो ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है और पोजीशन बायर के पास, देन बायर शुड एक्ट लाइक अ बेली। व्हेन द बायर हैज पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड नॉट ओनरशिप, इट इज अ बायर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द गुड्स एज अ बेली। नेक्स्ट पढ़ा जाता है गाइस। अब देखो क्वेश्चन 2 का ए लास्ट में लिख रही वो, मतलब अपने मन में रखा 2 का ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, आ जाओ, नहीं सॉरी 1 का था ना, 1 का, हाँ। क्वेश्चन 2 बेटा सेक्शन 30 ऑफ योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग कोलैटरल इवेंट डज और डज नॉट हैपन। सर कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख दिया, फिर उसके इसेंशियल रूल लिख दिए और इसेंशियल एलिमेंट्स लिख दिए, और लास्ट में एक एग्जाम्पल दिया बेटा, यहाँ तक परोस के दो उसको, समझ में आ रहा है। और उसके बाद में जो 6 रूल है अपने, 6 के 6 रूल प्रेजेंट कर दिए कि सर हैपनिंग ऑफ इवेंट का है तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल कब हो जाएगा, वो इवेंट हैपन हो जाएगा। सर कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल कब हो जाएगा, वो इवेंट इम्पॉसिबल टू हैपन हो जाएगा, देखना वर्ड इम्पॉसिबल टू हैपन। सर नॉन हैपनिंग का होगा नहीं होने पे, तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल कब हो जाएगा नॉन हैपनिंग के केस में, तो बेटा इफ नॉट इम्पॉसिबल टू हैपन, एंड वॉइड कब हो जाएगा इफ हैपन। सर हैपनिंग विद इन टाइम है ना, तो हैपनिंग विद इन टाइम, तो इफ हैपन विद इन टाइम इन्फोर्सेबल, इफ इम्पॉसिबल टू हैपन नॉट इन्फोर्सेबल। सर इफ नॉट हैपन विद इन टाइम इम्पॉसिबल, समझ में आ रहा है। कंडक्ट ऑफ द फ्यूचर पार्टी, दिस इज हाउ ही रिटर्न द आंसर, इस तरीके से उसने अपने आंसर को प्रेजेंट किया था, समझ में आ रहा है गाइस। मुझे एक बात बताओ यार, कहाँ से हिम्मत होने वाली है आपकी मार्क कट करने की, इसके बियॉन्ड क्या ही एक्सपेक्ट करेगा। और साथ ही साथ में तुम्हारा पेपर का स्टैंडर्ड इतना अच्छा हो गया था, तुमने एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशन को इतना हाई कर दिया, अब एग्जामिनर आपके जैसे ही सारे स्टूडेंट को समझना शुरू कर, ये उतना होशियार नहीं दिख रहा, हट 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 हट। तो समझो तुम्हारे एग्जाम के पेपर के पहले अगर कोई क्यूरी आ गई ना, तो अगर तुम याद करो तो, खैर तुम लोगों को तो नहीं बताया मैंने, सी एंटर में बताता हूँ एक मूवी में, गुरु मूवी बताता हूँ मैं, है ना। तो गुरु मूवी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है। सर वो डायलॉग क्या है, जो गुरु भाई होते हैं ना, ये राज करते दुनिया पे, राज कर रहे हैं, लेकिन लोगों का मानना है बहुत करप्शन करते हैं, और ये आदमी एकदम नीचे के लेवल से एकदम ऊपर के लेवल पे गया। तो एक स्वतंत्र समाचार का एक एम्प्लॉय होता है, और वो स्वतंत्र समाचार वाला जो है, गुरु भाई इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि इसने बहुत इनिशियल फेज में हेल्प किया था। लेकिन ये इसको बोलता है, बताओ क्या तुम इसको नंगा कर सकते हैं, क्या तुम इसको नंगा, मतलब एक गुरु भाई को नंगा करना मतलब
सारे जमाने के सामने गुरु भाई करप्शन करता है, इस बात का तुम पोल खोल सकते हो क्या? ये गुरु भाई क्या बोलता है पता है क्या? नहीं खोल सकता है। ना ये, ना आप, ना आपका स्वतंत्र समाचार। पूरा देश मेरा कपड़ा पहनता है, कपड़े का बिजनेस होता है, मेरे को नंगा करना बोला ना, सबको नंगा करना पड़ेगा भाई। ये एटीट्यूड होना चाहिए। साला मेरे को फेल करोगे ना, फिर किसी को पास नहीं कर पाओगे। मेरा पेपर देखोगे ना, सबके पेपर हल्के दिखना चालू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? और बहुत बारी जब वो वहां से निकलता है ना रूम से, तो इसको बोलता है जयेश भाई, जयेश भाई शायद उसका नाम रहता है, जगदीश भाई, जगदीश ऐसे कुछ तो भी नाम रहता है उसका भाई। बहुत समय के बाद में बोले किसने अपने को चैलेंज दिया है, तो बोले गुरु भाई से लड़ना, लेकिन गुरु भाई बन के लड़ना। गुरु भाई से लड़ना लेकिन गुरु भाई बन के लड़ना। और एक बात हमेशा याद रखना, क्या? गुरु भाई सिर्फ एक है। भाई साहब सुनो, अगर तुम्हारे पेपर के पहले किसी केयूरी का पेपर एग्जामिनर के हाथ में आ चुका है, तो उसको काटने के लिए तुमको सेकंड केयूरी बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? और वो तभी, और ऐसा होता है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि भाई मैंने ऐसा लिख लिया, मस्त मस्त क्वेश्चन के आंसर लिख लिया, मस्त मस्त मार्क नहीं मिलेंगे। आपको आंसर इतना स्टैंडर्ड, इतना स्पेसिफिक, इतना मतलब रिलीवेंट होना चाहिए। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो मैं क्या करने वाला है ना, वैसे मैंने देखो तुमको मेरा क्वेश्चन आंसर का बुक तो पूरा दे दिया यार, एकदम बेस्ट तरीके से हर एक चीज़ वहाँ पे क्या है एक्सप्लेन करके दी है मैंने। लेकिन इसके अलावा जो सजेस्टेड आंसर इन इंस्टीट्यूट के जो उनको चाहिए ना, है ना बेटा, वो भी मैं तुमको सारा कंपाइल करके दूंगा, लेटेस्ट आरटीपी, लेटेस्ट इनके साथ में, है ना, मॉक टेस्ट पेपर सबके साथ में, और वो उसके ऊपर मैं काम कर रहा है। आ जाते हैं अपन लोग। सर ये हो गया, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2B का सी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन था। देखो यार कितना पॉइंटर वाइज आंसर, और देखो एक एग्जामिनर का माइंडसेट कैसे चलता है पता है क्या? जितने पॉइंटर है ना उतनी बार वो तुमको यस यस करते चल जाएंगे आगे। समझ में आ रहा है? बट नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है यार। पार्टनरशिप अभी अपन ने क्वेश्चन आंसर शुरू किया ना, तो क्वेश्चन पहले अथॉरिटी क्या होता है? एन एक्ट विच बाइंड द फर्म। सर देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी विच इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन, मतलब एक्सप्रेसली उसको मेंशन नहीं किया कि सतीश तू सिर्फ सेल परचेस करना, भाई साहब तुम सिर्फ अकाउंट का काम देखना, तू क्या करना, तू बैकएंड में मैन्युफैक्चरिंग, एक्सप्रेसली नहीं बताया है। मेंशन इन द एग्रीमेंट, इट इज नोन एज इम्प्लाइड अथॉरिटी। पार्टनर हैव इम्प्लाइड अथॉरिटी टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर के पास है, एंड उसको हर वो कार्य कर सकता है जो कनेक्टेड है उसके नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इम्प्लाइड ऑफ अथॉरिटी डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म। और लास्ट में उसने लिखा व्हाट इज नॉट इम्प्लाइड अथॉरिटी, व्हाट इज फॉल आउटसाइड द इम्प्लाइड अथॉरिटी, कि तुम्हारा जो क्लेम है वो आर्बिट्रेशन को सबमिट कर दे रहे हो, तुम सामने वाले की लाइबिलिटी को रिलिंग्विश करके दे रहे हो। समझ में आ रहा है गाइस आपको? सामने वाले की क्लेम को तुम रिलिंग्विश कर रहे हो या रेमिट कर रहे हो। आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करना, इमोबल प्रॉपर्टी से सेल परचेस कर लेना, ठीक है, अपनी लाइबिलिटी को एडमिट करना, याद आ रहा है तुमको? दीज आर द थिंग्स। खत्म, आगे बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ऑलवेज अगेन केस स्टडी आया। सबसे पहले प्रोविजन ऑफ लॉ। अब यहाँ पर इफ़ यू सी, पहले वाले क्वेश्चन में उसने लिखा था स्पेसिफिकली, क्या लिखा था सर? पहले उसने लिखा था एज पर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके पहले भी देखोगे तो उसने पार्टनरशिप एक्ट का भी क्या लिखा? सेक्शन। लेकिन यहाँ पे शी डोंट नो द सेक्शन। क्या किया? एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अनलेस अदरवाइज एग्री ऑल जॉइंट प्रोमिसर आर लाइबल। वो वाला केस अपना, इफ़ यू रिमेंबर, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अनिल अंबानी। समझ में आ रहा है आपको? बस लिख दिया यार सारी बातें। एंड सी अकॉर्डिंगली केस 1, केस 2, केस 3 कैसे प्रेजेंट कर रही है। क्वेश्चन 4, अब यहाँ पे भी इफ़ यू सी उसको नहीं याद आ रहा है सेक्शन कौन सा है, बट अनपेड सेलर के बारे में क्वेश्चन है, लिख दिया अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट व्हेन हुज प्राइस इज नॉट पेड और टेंडर एनी या अननिगोशियबल इंस्ट्रूमेंट दिया, लेकिन वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? कहलाएगा अनपेड सेलर। लेकिन एक बात, उसके पास इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन होना चाहिए। अगर आप देखो तो मुझे नहीं लगता उसने इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन वर्ड कहीं पे लिखा हुआ है।
देखो नहीं लिखा यहाँ पे था एक इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन, समझ में आ रहा है क्या? समटाइम इवन एग्जामिनर भी इग्नोर कर देता है गाइस कि लिखा क्यों, क्योंकि तुमने ध्यान ही भटका दिया ना यार तुमका अंडरलाइन कर करके कि सर ये देखो ये देखो ये देखो, और उसको भी दिख रहा है। हाँ, प्राइस नॉट पेड, टेंडर, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कंडीशन था बोले एक इसका जो क्या हो चुका है डिसऑनर, तुम उसके ध्यान को भटका दिया, उसने की वर्ड्स को नहीं देखा। समझ में आ रहा है क्या? जो यहाँ पे चाहिए था दे दिया उसने मार्क। फिर आपके पास क्या है, प्राइस, आप बायर के अगेंस्ट में आपके पास क्या क्या अधिकार है, प्राइस के लिए केस फाइल कर सकते हो, नॉन एक्सेप्टेंस किया इसके लिए केस फाइल कर सकते हो आप उसके पास, बेटा उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है, इंटरेस्ट के लिए कर सकते हो। इफ़ यू रिमेंबर एक इंटरेस्ट के लिए मैं स्टोरी सुनाया था तुमको, मूवी दिखाया था वंस अपॉन टाइम इन मुंबई। आज मेरा उम्र कम है, तुम्हारा उम्र बढ़ रहा है ना? जैसे तुम्हारा उम्र बढ़ेगा घटेगा, फिर मेरा बढ़ेगा, मेरी पावर बढ़ेगी। आज मेरा बाप जितना मेरे को मारेंगे मैं इंटरेस्ट के साथ में तेरे को ज़्यादा देंगे। वो सारी बातें यार, एक एक बात याद रहती है एग्जाम में। आ जाओ आगे बढ़ो, क्वेश्चन 4 भी। तो मोटा मोटी आपको ये समझ में आया क्या? अब पार्टनरशिप के कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अगेन पार्टनरशिप का क्वेश्चन है यार। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, व्हेन एनी पार्टनर ट्रांसफर हिज, अच्छा सेक्शन नंबर 29, सेक्शन नंबर 29 के ऊपर कि आप अपना इंटरेस्ट किसी और को, बाहर वाले को दे रहे हो तो सामने वाला पार्टनर तो नहीं बन जाएगा, लेकिन हाँ वो आपके ना बिहाफ में शेयर ऑफ प्रॉफिट ले सकता है और वो बाउंड है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है, वो बुक्स को डिमांड नहीं कर सकता है। अब देखो उसने ये सारी बातों को क्या कर लिया होगा, अंडरलाइन। सो सामने जो ट्रांसफरी ही, कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर ट्रांसफरी नॉट एंटाइटल, किस चीज़ के लिए, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में नहीं कर सकता है, ना ही एक्सेस ले सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट का, लेकिन ही इज एंटाइटल फॉर व्हाट, ही इज एंटाइटल फॉर शेयर इन द प्रॉफिट। और मेन बात सेकंड चीज आना चाहिए था, एंड ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट, लेकिन इसने वर्ड लिखा ही नहीं है कि इज बाउंड टू एक्सेप्ट। एग्जामिनर इग्नोर, समटाइम एग्जामिनर इग्नोर, लेकिन उसका फायदा उठाओ ना यार, तुम इतना अच्छा लिख रहे हो तो। लेकिन जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा तब आपका राइट क्या है, अब तुम सिर्फ शेयर इन द प्रॉफिट नहीं, शेयर इन द एसेट भी लेके जाओगे, और फिर तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट भी एंटाइटल फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। देखो फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड, लेकिन उसने नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मिलेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, लिखा है क्या? नहीं लिखा है। फिर भी एग्जामिनर ने 8 आने का मार्क कट नहीं किया बच्चों, उसको आउट ऑफ मार्क है सारे क्वेश्चन में। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जो सर एग्जामिनर कभी 5 में से 5 देता ही नहीं, 4 में से 4 देता ही नहीं, ये तुम्हारे मिसकंसेप्शन है। देखो तुम्हारे सामने पेपर पड़ा हुआ है। सो व्हेन हुज इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू द थर्ड पर्सन और सोल्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, अच्छा डज नॉट अमाउंट, वो एक बात लिखा हुआ है। आगे बढ़ते गए वैलिडिटी ऑफ ट्रांसफर वगैरह, दैट्स इट, कंक्लूजन मार दिया यहाँ पे। गाइस समझ में आ रहा है? राइट ऑफ द ट्रांसफरी 1 2 3, दैट्स इट। अब क्वेश्चन 5 है वो उसका सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या मैं बोल सकता हूँ उसने हर एक पेपर में हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड को क्या किया है सर, अंडरलाइन किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, बेटा वैसे अपने को याद है होल्डिंग कंपनी मतलब, होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट अदर कंपनी से सब्सिडी कंपनी। सब्सिडी कंपनी मतलब सब्सिडी कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड हैविंग मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। समझ में आ रहा है? either by itself or together with one or more subsidiaries, even a subsidiary of a subsidiary also deemed subsidiary। ये सारी बातें है ना, देखो लिखा है अंडरलाइन। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सर कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, एंड बेटा तू शैल नॉट हैव मोर देन सच नंबर ऑफ लेयर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। लेकिन कितनी लेयर्स मैंने तुमको क्लास में बताया बेटा, उसने इंटर वाली बात भी फाउंडेशन वाले इसको बता दी एग्जामिनर को, बोले हमको नहीं है। एसोसिएट कंपनी इफ यू रिमेंबर, घर वाली बाहर वाली, कोई बाहर है जो तुम्हारी लुगाई नहीं है मतलब सबसे नहीं है, फिर भी तुमसे इन्फ्लुएंस होती है, वेर यू हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, गाइस याद आ रहा है क्या, बट नॉट अ सब्सिडरी, दिस इज हाउ यू शुड प्रेजेंट। लेकिन उसने क्वेश्चन किया है और साथ में उसने चार्ट भी दिया, स्टार्टिंग में चार्ट दे दिया बच्चों। बताओ कहाँ से आपके मार्क्स जाने वाले, कहीं से नहीं जाने वाले, कहीं से नहीं जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट। एंड अब इसके बाद में वो उसका BCR वाला पेपर चालू हो गया। मैंने आपको पूरा का पूरा बिजनेस लॉ का पेपर बताया। गाइस मुझे सच्ची सच्ची बताओ कितने लोगों को ये 2 दिन में ही थोड़ा सा क्यों ना बोलो, क्वेश्चन आंसर राइटिंग में एक इम्प्रूवमेंट दिख के आ रहा है? सच्ची बताओ, सच्ची बताओ। और तुमने देखो कितने क्वेश्चन खुद लिख लिए आपका। अब याद करो वो पहला क्वेश्चन जो तुमने लिखा था, जब मैंने लिखा था और तुमने खुद को 1 मार्क दिया था, 0 मार्क दिया था। एटलीस्ट तुम इस पोजीशन में आ चुके हो कि तुम खुद को 3 1 मार्क्स तो दे सकते हो। और जब तुमने ऐसे वाले आंसर लिख लिए हैं
तो डर तो मन में रहना चाहिए कि हमारे पहले कोई केयूरी का पेपर चेक हो गया तो हमारा पेपर तो वाट लग जाएगा। वाई स्टूडेंट फेल? बिकॉज ऑफ द केयूरी। ऐसे कुछ बच्चे अच्छे पेपर लिख लेते हैं ना, अपन फेल हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो अपने को हिट करने का यार, अपने को बेस्ट वर्जन बनने का इसका भी। चलो, कितने बच्चे मेरे को प्रॉमिस करते हैं सर कि हम हमारा बेस्ट देंगे? कल तुम्हारा 100 मार्क का मॉक टेस्ट पेपर है ना, इसलिए तुमको आज ये पेपर बताया मैंने कि कल जब पेपर में बैठो साला फोड़ के आओ, तोड़ के आओ एकदम, है ना? नाम रोशन करो। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं? यस सर, हम लोग कल हमारा बेस्ट देंगे। जल्दी बताओ। मैसेज चाहिए मेरे को सब बच्चों से, फटाफट फटाफट। यस सर, हमारा बेस्ट देंगे। ग्रेट सुहानी, सुपर्ब। अंशी, ओमकार, शिवशंकर, अथर, किमेश्वर, अंशु, मानस, प्रज्ञा, सादिया, अमृता, पांडुरंग, प्रणाली, प्रांजल, रौनक, माउली, स्वप्निल, श्रेयस। चलो यार, क्रेजी है ना, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। अब आई जस्ट विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, है ना? तूफान तरीके से पेपर लिखो, है ना? एंड ऑलवेज रिमेंबर यार, मैंने तुम लोगों को एक चीज़ दी हुई है। क्या? अभी मेरे साथ में यहाँ पर तो मैंने कैरी नहीं की है, बट ठीक है, आप सब लोगों के पास श्याम बाबा का आशीर्वाद भी है ना? सो गो फॉर इट, है ना? विश्वास रखो। जय श्री श्याम। यू आर गोइंग टू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है? चलो, एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा आप लोगों का विद रिस्पेक्ट ऑफ आंसर राइटिंग। एटलीस्ट जो वर्जन था तुम्हारा पुराना वाला और जो वर्जन नया वाला निकल के आया, क्या ना, मैं इसमें डिफरेंस मान सकता हूँ थोड़ा सा? हाँ है ना? है ना? यस सर, जल्दी से बोलो यस। चलो, और तुमको एक बात समझ में आ रहा होगा, जब मैं तुमको बोलता था पहले ना कंसेप्ट पे बहुत अच्छे से फोकस करो। याद आ रहा है रेगुलर क्लास में तुम बोलते थे सर आंसर राइटिंग, मैंने बोला था इफ़ आई टेक फ्यू क्लासेस ना दैन इट्स ओके। आपका उस फ्यू क्लासेस में आंसर लिखने का तरीका बदल जाएगा। मार्क माई वर्ड, आई एम द मैन ऑफ वर्ड, है ना? समझ में आ रहा है? चलो, इसलिए मैंने आंसर राइटिंग को बाद में रखा था। इफ़ यू लव द प्रोसेस ना, तो फ्रूट अच्छा ही रहेगा, डोंट वरी। चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं। जय श्री श्याम।